लेट अस स्टार्ट विद 10th जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया बिकॉज मैं आई वॉज ट्रैवलिंग, रात को अभी सुबह लेट ही आया हूँ, 11 बजे वापस आया हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग रिवीजन करेंगे एंड फिर कुछ मेजर हाइलाइट्स वगैरह देखेंगे, देन कुछ एडिटोरियल्स भी हैं देखने के आज, एंड एथिक्स का हमारा सेकंड डे केस स्टडीज़ का वो भी कवर करते हैं। 9th जनवरी के यानी कि कल वाले हमारे जो करंट अफेयर्स थे एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। वन लाइनर करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम लोगों ने डेसेनियल सेंसस के बारे में बात की थी। इंडिया का जो लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में हुआ था, एंड उसके बाद अभी जो होना था वो थोड़ा सा डिले चल रहा है। गवर्नमेंट ने कहा था कि जून 30 की उसमें डेट दी गई है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री सेट करने के लिए। नैक ने एक न्यू बेंचमार्क रिलीज़ किया। नैक यूजीसी के अंडर आता है एंड एक बेंचमार्क है किस तरीके से हम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ और ऑटोनमस कॉलेजेस वगैरह को फर्दर इनका स्ट्रेंथ को, इनकी एबिलिटीज़ को और असेसमेंट के लिए कुछ लेवल्स को इंक्रीज़ किया गया है। हमारी जो लाइफ स्टॉक की ब्रीड्स वगैरह थी उसमें पॉपुलेशन में कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिला था इन कंपैरिजन टू जो लास्ट सेंसस था। 29.3% के आसपास इंक्रीमेंट हुआ था और कुछ के नाम यहाँ पर गिवन थे। ईट राइट स्टेशन की ईट राइट मूवमेंट जो है इंडिया की, उसके अकॉर्डिंगली वो सर्टिफिकेशंस देते हैं जहाँ पर अच्छा, क्लीन, हाइजेनिक और हेल्दी फूड अवेलेबल होता है। सो वाराणसी के कैंट के रेलवे स्टेशन को ये ईट राइट स्टेशन का 5 स्टार रेटिंग का सर्टिफिकेशन मिला था। स्नैपड्रैगन सेटेलाइट बेसिकली एक तरीके की 2-वे कैपेबल मैसेजिंग सॉल्यूशन के लिए है, जहाँ पर ऐसी लोकेशन जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो क्वेलकम और इरिडियम कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही है। तो सिर्फ मोबाइल वगैरह में ही मैसेजिंग नहीं हो पाएगी, बल्कि लैपटॉप्स वगैरह में भी, टैबलेट्स में भी कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करेंगे। तो लेटेंसी काफ़ी हाई है, इसकी कॉस्ट भी हाई है, लेकिन ये लो एंड फ़ोन्स के लिए भी अवेलेबल नहीं है, इस पर काम किया जा रहा है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करेगा। वायरोवोर्क मतलब एक ऑर्गेनिज्म होता है जो वायरसेस को खा लेता है, और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंगली पता चला है कि बहुत सारे जो इन्फेक्शियस वायरस होते हैं ना, उनको ये कंज्यूम कर लेता है। अब इससे आइडिया ये लग पाएगा कि फूड चेन के अंदर वायरस का क्या रोल रहता है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर देखने को मिला था। एमपी के अंदर 700 पिग्स की कलिंग की गई थी और 100% फेटल हो सकता है ये, एंड काफ़ी रेजिस्टेंट होता है एनवायरनमेंट में, स्प्रेड काफ़ी फास्ट होता है जानवरों में ये। एटमॉस्फेरिक रिवर स्टॉर्म के बारे में बात की थी हम लोगों ने, कैलिफोर्निया में आ रहा है। कल हम लोगों ने देखा था कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया गया था। ये 2 साल में एक बार मनाया जाता है, शुरुआत 2003 में हुई थी। इस बार हम लोग 17th कन्वेंशन कर रहे हैं। 2021 में हम लोगों ने 16th किया था। तो 8th, 9th, 10th को मध्य प्रदेश में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, स्पार्ट ऑफ अमृतकाल। इस दिन गांधी जी लौट के आए थे अफ्रीका से भारत में 1915 में। प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो जैसे पहले हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हुआ करता था, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, फिर हमारे ब्लॉक्स भी होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा आप किस ब्लॉक में रहते हो। तो पहले जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2018 में, उसमें 112 डिस्ट्रिक्ट्स को कंसिडर किया गया था। अभी ऐसा माना जा रहा है कि 31 स्टेट्स में कुछ 500 के आसपास ब्लॉक्स को कंसिडर किया जाएगा और उन ब्लॉक्स को डेवलप किया जाएगा। एडीपी का जो प्रोग्राम था वो नीति आयोग के अंडर आता था। केरला ने एक वेलफेयर बोर्ड बनाया पहली बार, जो मनरेगा वर्कर्स को पेंशन देगा। एंड राजस्थान ने एक पैनल बनाया था, इसमें सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिटिंग किया जाएगा। तो जिस तरीके से मनरेगा के अंदर सोशल ऑडिटिंग की जाती है प्रोजेक्ट की, वैसे ही सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिटिंग की जाएगी। इंडिया ने Y20 की समिट की थी रिसेंटली, G20 प्रेसिडेंसी के टाइम पर, और काउंसलर्स और म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स को IIM इंदौर में ट्रेनिंग दी जाएगी कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह के लिए। कल मैंने ये सब डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इनको आप एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी कि क्या जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अब कैंपस ओपन करने दिया जाएगा। तो हमारे यूजीसी ने एक ड्राफ्ट निकाला है कि टॉप 500 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, उसमें से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इंडिया में आकर के अपना कैंपस खोलें। उनको परमिशन मिलेगी, वो अपने हिसाब से फीस स्ट्रक्चर रखेंगे, अपने हिसाब से वो लोग टीचर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। हमारी बस एक लिमिटेशन रहेगी कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट वो ना पढ़ाएं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट होएगा। तो इस पर डिबेट चल रही है, यूजीसी के ड्राफ्ट का आते बहुत ही न्यूज़ में चल रहा है कल से, एंड लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई थी इंडिया के अंदर एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज करने का, और इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट्स का रेशियो था वो 2020-21 में देखने को मिला था कि 22 में ही बेसिकली बताया गया था कि 13 लाख के आसपास जो बच्चे थे वो अब्रॉड गए थे, और 5 बिलियन के आसपास हमको फॉरेन रिजर्व का इसमें नुकसान भी हुआ था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया के अंदर अगर वो यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगे तो हमारा फॉरेन रिजर्व बाहर नहीं जाएगा। देन यही था, ये कल एडिटोरियल हम लोगों ने कवर किया नहीं था, बट ये क्योंकि मुझे इसका प्रिंट वगैरह थोड़ा सही से लगाने था। इंडिया चाइना की बात की जा रही थी बेसिकली, पर ये टॉपिक हम लोग कई बार कवर कर चुके हैं। इंडिया चाइना चलता रहता है, सो नथिंग इंपॉर्टेंट। इंडिया चाइना के लिए अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी जाओगे ना, आपका मेंस का एग्जाम होगा, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डू मेक श्योर कि एक बस इंटरनेशनल रिलेशन की जो मेंस 365 आती है ना IR की, वो पढ़ के चले जाओ, काफ़ी रहेगी। दैट्स इनफ। कुछ मेजर हाइलाइट्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। एक तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली मिस्टर लुला वॉज मेड दी प्रेजिडेंट ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में फिर से जो उनके पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे उनकी साइड से कुछ
प्रोटेस्ट वगैरह दिखाए जा रहे हैं। अब आप लोग देखोगे तो 2 साल पहले 2021 में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। व्हेन जो बाइडेन बिकेम द प्रेसिडेंट ना, तो जो डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं ना, उन्होंने भी इस तरीके के प्रोटेस्ट किया था। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट गई है टू मेंटेन द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। एंड आपको इसमें ध्यान ये रखना हो ना, इस क्वेश्चन में आपको व्हाट यू हैव टू नोट डाउन ना, कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका ऐसे में आपको मेंशन करना होगा, तो यू कैन जस्ट ब्रिंग अप दीज एग्जांपल्स कि विद इन स्पैन ऑफ 2 years जब नॉर्थ अमेरिका में, सदर्न अमेरिका जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर जब पावर का चेंज होता है, यानी कि एक प्रेसिडेंट जाता है दूसरा आता है, सडनली जो एक्स प्रेसिडेंट था, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था, उनके सपोर्टर्स जो होते हैं उस प्रोसेस को गलत डिनाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि प्रोसेस ही गलत था, यहाँ पर इलेक्शन में प्रॉब्लम हुई है। तो बस ये 2 एग्जाम्पल इतने काफ़ी रहेंगे। द सिमिलर थिंग हैपेंड इन ब्राज़ील एंड सेम हैपेंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 2021। उस तरीके से ये एक न्यूज़ है, इसको मैं आज ना कवर नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि ना इसके ऊपर भी एडिटोरियल्स आएंगे, तो एडिटोरियल्स में अच्छे से होगा। एक्चुअल में हुआ क्या है ना कि तमिलनाडु के गवर्नर को ना कुछ स्पीच वगैरह दी गई थी। उस स्पीच में उन्होंने, कुछ होता है कभी कभी सेंटर को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो उन्होंने रिसेंटली उस स्पीच के ना कुछ पार्ट्स को मिस किया था। तो उसके बाद ये इन्होंने वॉकआउट करना स्टार्ट कर दिया था, है ना। तमिलनाडु के गवर्नर वॉक्स आउट ऑफ द हाउस एज द सीएम ऑब्जेक्ट्स टू डेविएशन फ्रॉम स्पीच। तो उन्होंने स्पीच में से कुछ चीज़ें हटानी चाहिए, तो इनके जो सीएम थे तमिलनाडु को, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की थी। देन ही स्टार्टेड टू वॉक आउट। अब ये पहले भी हो चुका है, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन तमिलनाडु में पहली बार हुआ था, केरला में ये चीज़ हो चुकी है। सो आई एम नॉट कवरिंग दिस न्यूज़ ओनली फॉर द रीज़न कि अभी आने वाले 2-3 दिनों में ना ये एडिटोरियल में डिटेल में आएगा और अच्छे से कुछ ओपिनियंस बेस्ड होंगे, उसमें और पुरानी हिस्ट्री निकल के आएगी। सो फॉर दैट रीज़न आई एम स्किपिंग दिस एज ऑफ नाउ। ये वाला एडिटोरियल इसको भी कवर करेंगे। कुछ और चीज़ें देखते हैं। हाँ, ये देखते हैं, ये एक मैनी डैम्स इन इंडिया टू लूज 26% ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटी बाय 2050, ये यूएन ने बताया। तो अराउंड 3700 नंबर ऑफ डैम्स इन इंडिया के अंदर इनकी 26% के आसपास जो टोटल स्टोरेज की कैपेसिटी होगी ना 2050 तक खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो वाटर सिक्योरिटी का इशू होगा, पावर जनरेशन का इशू होगा। सेंट्रल वाटर कमीशन ने कहा था कि अमंग 141 डैम्स 1/4 हैड लॉस्ट एटलीस्ट 30% ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पता है क्या है? एक तो ये डैम के बारे में पता होना, डैम का जो क्वेश्चन था। अब ये आप एग्जांपल पता है कहाँ यूज़ करो, तो यूएन का डेटा आया है, सेंट्रल वाटर कमीशन का, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बॉडीज़ है, दोनों के ऊपर पहले एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। सो डो नॉट लूज दिस पार्ट। इसको ना कहाँ यूज़ करोगे, तो वाटर के टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में इशू होता है, इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम चल रहा है। इवन आप देखोगे 2022 में अभी गति शक्ति का जो क्वेश्चन आया था, उसमें आप ये लिख सकते हो कि हमको क्यों ज़रूरत है गति शक्ति जैसे मिशंस की, बिकॉज ऑफ सच रीजन्स, है ना। विद टाइम जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, अब डैम के पास सेडिमेंट्स कैसे इकट्ठे होते हैं आपको पता ही होगा। ये इस तरीके से नदी बन रही होती है, ये डैम होता है, तो यहाँ पर जो पानी का फ्लो होता है ना, जब ये डैम में से ऐसे निकल रहा होता है, तो यहाँ पर वो पानी के बहाव के साथ ना बहुत सारे पत्थर वत्थर आते रहते हैं, मिट्टी पत्थर कूड़ा करकट, वो डैम के पास ना नीचे डिपॉजिट होता रहता है। अब जब वो नीचे डिपॉजिट होता रहेगा तो जाहिर सी बात है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने कहा था कि अराउंड ऐसे कुछ 141 डैम्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, और इसमें से उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट इसके 1/4 ऐसे थे जिनकी 30% कैपेसिटी फिनिश हो चुकी है। यूएन कह रहा है कि 2050 तक इंडिया के अंदर 3700 ऐसे डैम्स होंगे जिनकी 26% स्टोरेज कैपेसिटी ही खत्म हो जाएगी। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इससे वंडरफुल डेटा और यूएन का डेटा है, तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। देन ये एक टॉपिक है हमारे पास छोटा सा, इसमें द पे गैप बिटवीन मेन एंड वीमेन इन द रियल एस्टेट सेक्टर। जनरली हम लोग जेंडर इनइक्वालिटी में इस चीज़ को कंसिडर करते हैं, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी जेंडर इक्वालिटी को अप्रोच करने के लिए स्टेप्स लेने की बात की गई है। तो नाउ हाउ वी विल टेक स्टेप्स हेयर। तो उन्होंने कहा कि 40% बाय विच जो इनफॉर्मल वीमेन वर्कर्स है ना, वो अर्न करती है लेस देन देयर मेल काउंटरपार्ट्स इन द इंडियन कंस्ट्रक्शन एंड द रियल एस्टेट सेक्टर। इनफॉर्मल वीमेन, इनफॉर्मल का मतलब क्या, जैसे आप लोग देखोगे आपके सिटीज़ में आपको अपने घर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन करवानी होती होगी, तो हर सिटी में ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वो मजदूर वगैरह मिल जाते हैं, लेबर्स, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, मिस्त्री वगैरह होते हैं ना। आपको अपने घर में कुछ छोटा मोटा काम कराना हो, आप जाते हो उनको बुला के ले आते हो, तो वो इनफॉर्मल तरीका होता है। फॉर्मल तरीका क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं, आप उनको फ़ोन करते हो, वो अपने घर पे आएंगे, सब चेक करेंगे, एंड देन दे विल गेट देयर वर्कर्स, लेबर्स। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो इनफॉर्मल है ना, उसमें 40% ऐसी वीमेन वर्कर्स हैं जो अपने मेल काउंटर पार्ट से कम अर्न करती है। यानी कि एक जो मेल जो आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर होगा ना, वो अगर दिन के 1000 रुपये आपसे ले रहा होगा ना, तो जो फीमेल होगी वो कहीं उसको 700 रुपये, 600 या फिर 800 रुपये इस तरह की रेंज में पैसे मिल रहे होंगे। तो ये एक इशू है, ये जेंडर इक्वालिटी का, और रियल एस्टेट सेक्टर में भी यही चीज़ है। तो अनलिशिंग पिंक कॉलर स्किलिंग को लेकर के, अनलिशिंग द वीमेंस पावर इन रियल एस्टेट, ये रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने और प्राइमस पार्टनर्स ने। तो
छोटा सा चीज़ होती है, वेमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक में आप लिख सकते हो। एंड ये क्वेश्चन आता रहता है जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर के, और इवन नहीं भी आता ना वेमेन वाले टॉपिक में आपको कहीं ना कुछ ऐसा मिल जाएगा कि यार चलो ठीक है, एक पॉइंट हम लोग लिख देंगे। अब आप तो वेट करोगे कि नहीं यार मंथली मैगजीन आएगी ना, उसमें विमेन का टॉपिक पूरा समराइज होकर आता है, वहाँ से लिख देंगे। उन सब की जगह ना यहाँ से न्यूज़पेपर में से कलेक्ट कर लिया करो, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होता है ना वो भी इस न्यूज़पेपर को पढ़ रहा होता है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है, उसको आइडिया रहता है कि अच्छा ऐसा कुछ न्यूज़ में आया था, कभी कुछ क्लिक कर देना, सडनली द एग्जामिनर लुक्स एट द सेम डेटा इन योर शीट ऑल्सो, तो खुशी का अलग ही ठिकाना होता है। फिर ये भी एक एडिटोरियल छोटा सा, इसको भी कवर करेंगे हम लोग। कुछ और न्यूज़ है हमारे पास, उसको ज़रा देख लेते हैं। एज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल इंक्रीजेस इन द ग्रिड, गवर्नमेंट एक्सप्लोर द स्टोरेज ऑप्शंस। अब हम लोगों को पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है ना कंट्री के अंदर, वो इंक्रीज होता जा रहा है। इंडिया ने प्लान किया 2070 तक हम लोग नेट ज़ीरो जाना चाहते हैं, हमारा एमिशन बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाएगा। और अभी हम लोग आज एक एडिटोरियल भी करेंगे जहाँ पर सोलर एनर्जी को लेकर के गौतम अदानी वाला जो एडिटोरियल है उसको कवर करेंगे, हाउ ही इज़ गोइंग टू हेल्प इंडिया टू, मतलब फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए गौतम अदानी का क्या रोल हो सकता है। अभी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे काम तो कर रहे हैं, है ना, बट ऐसी प्रॉब्लम आ रही स्टोरेज ऑप्शंस की। इस एनर्जी को हम लोग स्टोर कहाँ पर करेंगे? तो इंडिया जो है ना वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी का। नियरली 40% जो हमारी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है ना वो हमारे नॉन फॉसिल से आती है। और जिस तरीके से हम लोग फोकस कर रहे हैं, हमारे जो एबिलिटीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, हम लोग इसमें बेसिकली एम कर रहे हैं कि जो 2005 से 2016 तक हमारा जो जीडीपी का अगर हम लोग देखते हैं ना, द ग्रीन पुश हैज़ रिजल्टेड इन अ शार्प 24% रिडक्शन इन द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ द जीडीपी। अब जब हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, उसका मेजर एम ही यही है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, उसको हैंडल करने के लिए, जितना सारा एमिशन हो रहा है तो उससे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सबको हैंडल करने के लिए। अब गवर्नमेंट, अब आप लोग ये टॉपिक में क्या यूज़ करोगे ना, इसमें बस स्टोरेज ऑप्शन का ध्यान में रखना। ये तो फैक्ट्स हैं, इंडिया 3rd लार्जेस्ट है, हम लोग 40% के आसपास नॉन फॉसिल से रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जब आप चैलेंजेस लिखते हो ना तो वो लिखना है यहाँ पर कि गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसका स्टोर कहाँ पे करेंगे एनर्जी को। जब आप ग्रीन सोर्स से, जब विंड एनर्जी को निकाल लेते हो तो ज़रूरी थोड़ी डायरेक्ट वो यूज़ हो रही हो, तो उसको स्टोर भी तो करना पड़ता है ना। देन ये देखो बड़ा अच्छा एक न्यूज़ है हमारे पास। महाराष्ट्र इन द बिगेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2 in 3 ग्रेजुएट्स चूज़ फाइन ओवर द रूरल पोस्टिंग। अब होता क्या ना कि गवर्नमेंट ना, जो लोग ये हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स वगैरह होते हैं जो ट्रेनिंग पर होते हैं, उनकी पोस्टिंग वगैरह करती रहती हैं। तो डेटा निकल गया था महाराष्ट्र में 2015 से 2021 तक 2/3 ऑफ द MBA ग्रेजुएट्स, यानी कि अगर 900 ग्रेजुएट थे ना MBA के, तो उसमें से 600 के आसपास ऐसे लोग थे, है ना। तो फ्रॉम द ग्रांट मेडिकल कॉलेज और JJ हॉस्पिटल जो कि मुंबई में है, महाराष्ट्र के बिगेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इन्होंने कहा था कि इनकी जो कंपलसरी 1 ईयर की रूरल पोस्टिंग होती है ना, रूरल एरिया में इनको पोस्टिंग दी जाती है, उन्होंने इसके लिए डिनाई कर दिया था। अब इस चीज़ की वजह से गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई फाइन लगाती है। तो इस पूरे टेन्योर में 2015 से 21 तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने 27 करोड़ का फाइन इकट्ठा किया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे, और कह रहे हैं कि अभी बच्चों ने फाइन दिया भी नहीं कुछ ने। तो दिस इज समथिंग वेरी शॉकिंग ना। आपका जो हेल्थ वाला टॉपिक होगा ना, उसमें आप लोगों को ये इशू में लिखना पड़ता है कि गवर्नमेंट हमारे प्राइमरी हेल्थ के अंदर ध्यान रखना। प्राइमरी हेल्थ वाला जो मैंने आपको पहले भी कई बार रिपीट किया, जो विजन वाली मैगजीन का चैनल है, कि UPSC हेल्थ के सेक्टर के अंदर ना और एजुकेशन के अंदर तो 2 मेजर फोकस होते हैं। एजुकेशन, ऐसा नहीं कि ये एक 100% ट्रेंड है कि ऐसा ही होगा, नहीं, बट 99% यही होगा। 1% चांस होता है कि UPSC डिविएट कर जाएगा। तो एजुकेशन में UPSC विल कम अप विद सेकेंडरी एजुकेशन में क्या इशूज़ हैं, बट हेल्थ के मामले में प्राइमरी हेल्थ के ऊपर इशू ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी हेल्थ में कवर होता है कि जो ट्रेनीज़ होते हैं ना, वो अपनी रूरल पोस्टिंग को डिनाई कर देते हैं। देन यू कैन पुट अप दिस डेटा, राइट, कि देखो 27 करोड़ के आसपास तो इन्होंने ये इकट्ठा ही कर लिया था। और WHO की रिकमेंडेशंस भी हैं, है ना, कि 1 डॉक्टर फॉर एवरी 1000 पीपल। और महाराष्ट्र के अंदर जो रेशियो है 0.84 है अप टू 1000। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। तो सामने आपकी चीज़ें हैं, PDF में आपको मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें को नोट डाउन करते चला करो, मिस मत किया करो। एक बार ये हाथ से गया तो गया। नो जस्टिस इज सबॉर्डिनेट। अब मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट का एक रेजोल्यूशन था कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं ना, उनको वो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएंगे। अब ये ना जुडिशियल फ्यूडलिज्म को लेकर के टॉपिक है, ये GS2 में मेंस का क्वेश्चन बन सकता है आपका। इट्स अ वंडरफुल टॉपिक, इसको हम लोग पूरा डिटेल में कवर करने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम, उनका जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो उनके नीचे के जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी मत बुलाया करो उनको, यू कॉल देम द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, है ना। तो एंड उसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते थे ना, आप उनको ट्रायल कोर्ट्स बुलाना स्टार्ट करो। तो इससे क्या होगा कि जुडिशियल फ्यूडलिज्म जो होता है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं, और वो इन कोर्ट्स की डिग्निटी को एंड ग्रेस को इंप्रूव करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल को भी वो लोग अपहोल्ड करना चाहते हैं। दिस इज़ अ वेलकम स्टेप बाय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्नाटका के जो हाई कोर्ट थे, उन्होंने कहा था कि एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनको आप जेंडर न्यूट्रल
कुछ वर्ड से संबोधित करो, आप उनके लिए ही मत यूज़ किया करो बार बार। तो देखो ऐसी छोटे छोटे स्टेटमेंट्स आती रहती है हमारे जो जुडिशरी इकोसिस्टम है वहाँ से। प्लीज़ कीप नोटिंग देम डाउन। आज हम लोग एक एडिटोरियल भी करेंगे जहाँ पर करप्शन को लेकर के बहुत ही अच्छा एक सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया था और एक अपडेट एक तरीके से, उसको भी देखेंगे वो क्या है। तो इंडिया के अंदर एक ये इन्वेस्टमेंट का जो टॉपिक है आपका GS3 में आता है, इन्वेस्टमेंट, इंडियन इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एवरीथिंग। हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हुई है 2022 के अंदर, हमारे पास इन्वेस्टमेंट में 71% के आसपास का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। 2 डिसअपॉइंटिंग ईयर से कोविड का पैंडमिक था, तो उसके बाद अभी इन्वेस्टमेंट के मामले के अंदर इंडिया के अंदर जो नए इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए थे ना, वो 2022 तक हमारे 71% तक इंक्रीज़ हो गए थे। अगर हम लोग पूरा प्रपोजल की देखते हैं 2022 के अंदर 23 लाख करोड़ के आसपास तक का आया था, और वो उससे पिछले साल में 13 लाख करोड़ का था, और उससे 2020 में 11 लाख करोड़ का था। तो अगर आप देखोगे तो इनका इंक्रीमेंट किस तरीके से हुआ है। तो इसमें बस आपको मुझे यही बताना था कि इंडिया के अंदर आफ्टर कोविड इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई है। तो एनीवेयर क्वेश्चन कम्स अप इन फ्रंट ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू कि कोविड के टाइम पर क्या कुछ नुकसान झेलने को मिला, दैट इकोनॉमी का आप डायमेंशन जब मेंशन करोगे तो उसमें मेंशन कर सकते हो। इकोनॉमी 2020 के अंदर 11 लाख करोड़ की था, और अभी 71% का इंक्रीमेंट देखा हम लोगों ने। तो 2022 में इट वेंट अप टू 23.6 लाख करोड़। ये एक और टॉपिक है। अगर हम लोग IR की बात करते हैं तो इंडिया एंड चाइना का जो इशू है ना हमारा टॉपिक, उसमें हम लोग ये बात कर सकते हैं। चाइना के कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इंडिया की जो जेनेरिक मेडिसिन है ना, वो वहाँ पर ब्लैक मार्केट में बिक रही है, क्योंकि वहाँ पर कोविड के केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि कुछ डिमांड है वहाँ पर एंटीवायरल्स की, पर्टिकुलरली जो फाइजर का पैक्सलोविड है ना, और इंडिया के जेनेरिक वर्जन्स होते हैं। जेनेरिक वर्जन्स क्या होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक तो कोई भी कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल कि हिमालय करके एक कंपनी है, आप लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे हिमालय, मुझे एक का ही पता है, मुझे सबके नाम भी नहीं याद। आई थिंक और कौन सी होती हैं, पेडेलाइट होती है, और मुझे तो याद भी नहीं। हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की भी कुछ होती हैं शायद। तो इन कंपनीज़ की जो मेडिसिन वगैरह बनती है ना, तो ये तो ब्रांड का नाम आ गया है ना, ये ब्रांड के नेम। तो मान लो अगर इसकी कोई टैबलेट ही है, फॉर एग्जांपल इसमें अगर कोई हेडेक की उन्होंने टैबलेट बनाई है, और इसका ये जो पूरा पैकेट है ना, ये मान लो 100 रुपीज़ का आता है फॉर एग्जांपल, तो गवर्नमेंट के पास एक रूल होता है कि कुछ जेनरिक मेडिसिन को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। जेनरिक मेडिसिन में क्या होता है कि यही चीज़ें होती हैं, यही कंटेंट होता है, कोई बहुत बड़ी ब्रांड नहीं होती, बट यही चीज़ आपको 100 रुपये की जगह 30 रुपये मिल जाएगी, राइट। तो जेनरिक मेडिसिन जो होती हैं ये सस्ते में मिल जाती हैं हम लोगों को। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कि चाइना के अंदर जब कोविड के केसेस हो रहे हैं तो लोग वहाँ पर एंटीवायरल्स वगैरह को काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं, तो वहाँ पर इंडिया की जेनरिक मेडिसिन जो है ना, उनके ब्लैक मार्केट में काफ़ी यूज़ की जा रही है। तो छोटा सा टॉपिक होता है, लेकिन देखो जब आप इस तरह के एग्जाम्पल लिखते हो ना मेंस में, अपने स्टेटमेंट्स में, इश्यूज़ में, एंड अच्छा ये और कहाँ से कनेक्ट होगा, इट रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि एथिक्स का एक क्वेश्चन बनता है कि फार्मास्यूटिकल्स की बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी, इंडिया की तरफ से कुछ मेडिसिन बनाकर दूसरी कंट्रीज़ में भेजी गई थी, वहाँ लोगों की डेथ हो गई थी ना। अफ्रीकन नेशंस में भी ऐसा हुआ था रिसेंटली। तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो कि हाँ, एक और भी पता चलता है कि चाइना के मार्केट में भी ऐसा कुछ मिला है, इंडिया के नाम पर वहाँ पर दवाइयाँ बिक रही है। तो इंडिया के रिलेशंस भी ख़राब होते हैं, और इंडिया की रेपुटेशन पर भी सवाल उठता है इस चीज़ को लेकर के, और एथिक्स का भी क्वेश्चन बनता है। ये हम लोगों ने ये नवंबर 2022 की जो मैगजीन आई ना विजन की, उसमें टॉपिक आया था एथिक्स में। ये कुछ थी हमारी मेजर हाइलाइट्स। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल वाला सेक्शन। एक बड़ा ही अमेजिंग सा एडिटोरियल है, अ स्टेप टुवर्ड्स फाइटिंग करप्शन बाय RK राघवन। ये फॉर्मर CBI के डायरेक्टर रह चुके हैं, और राइट नाउ ये जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो सोनीपत हरियाणा में, वहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस को पढ़ाते भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट एक जजमेंट आया था कि किस तरीके से करप्शन को हम लोग रोक सकते हैं। और अब ये तो बात है कि जाहिर सी बात है करप्शन इतना आसानी से नहीं रुक सकता, बट डेफिनेटली वी कैन प्रोसीड, वी कैन मूव अहेड एंड टेक दिस स्टेप्स पॉजिटिवली। तो समझने की कोशिश करेंगे क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, क्या ये जजमेंट है, हाउ इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम। तो जजमेंट आया था दिसंबर 2022 के अंदर, नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। अच्छा, ये टॉपिक आपके एग्जाम में कहाँ पर आता है? सो दिस थिंग बिकम्स पार्ट ऑफ योर, एक तो GS3 में आप कहीं ना कहीं से काउंट कर सकते हो, इंटरनल सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत तुम्हें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन वगैरह, मनी लॉन्ड्रिंग से थोड़ा बहुत मैच होता है। एंड देन मेजरली आपका एथिक्स के अंदर जो GS4 है, वहाँ पर प्रॉबिटी इन गवर्नेंस वगैरह का जो सब्जेक्ट बनता है, देयर यू कैन काउंट दिस थिंग, वहाँ ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। एंड व्हेनेवर एनी क्वेश्चन कम्स अप यू कैन मेंशन दिस। एक जजमेंट आया था 2022 के अंदर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है ना एक्चुअली, तो जब भी कोई करप्शन वगैरह का चार्ज लगाया जाता है ना किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, पब्लिक सर्वेंट मतलब क्या, जैसे आप कल को IAS बनते हो, IPS बनते हो इस सर्विस के अंदर, तो स्पेशली इस सर्विस के अंदर इंटीग्रिटी को होल्ड करना। आप लोग इंटीग्रिटी के बारे में बहुत पढ़ते हो, हम लोग अभी एथिक्स का जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रिटी वर्ड को न जाने कितनी बार रिपीट किया है।
और तो इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने के लिए ना वहाँ पर करप्शन को रोकना ज़रूरी होता है। अब करप्शन को जब रोका जाता है तो उसके लिए बहुत बार जब पकड़ा जाता है तो प्रोसिक्यूशन लेके जाता है ना, कि भाई ये पर्सन था, इसके खिलाफ ऐसे ऐसे केस आया है करप्शन का, एंड कोर्ट में उसके ट्रायल्स वगैरह चलते रहते हैं। तो बहुत बार ऐसा पाया गया था ना पहले हिस्टोरिकली कि जब एविडेंस वगैरह होते थे ना तो कोर्ट का पहले ही कहना होता था कि एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ गिल्ट चाहिए, है ना, कि इस व्यक्ति ने कुछ किया, उस बात का कोई एब्सोल्यूट प्रूफ होना चाहिए, तभी हम लोग उसको कन्विक्ट कर पाएंगे। कन्विक्ट मतलब कि दोषी करार कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम चल रही थी। अब हुआ क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर आपका प्रोसिक्यूशन ने जो विटनेस जिनको लेके आए हैं अगर वो भी उनके अगेंस्ट चले जाते हैं तो कन्विक्शन हो जाएगा, अगर हमको सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऐसे लगे, है ना, अगर वो पॉइंट करते हैं इस बात की तरफ अनमिस्टेकेबली कि ऐसा कुछ गिल्ट हुआ था। यानी कि बेसिकली इन्होंने क्या कर दिया ना कि जो आपको एविडेंस वगैरह सबमिट करने पड़ते थे ना करप्शन के अगेंस्ट द पर्सन पब्लिक सर्वेंट, उसकी थोड़ी सी लिमिट को कम कर दिया है। तो यानी कि आप किसी को आपको करप्ट डिक्लेयर करने में ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट यही कहना चाह रहा था कि हमको करप्शन को डिटर करने के लिए नहीं स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब लॉ हमारा कितना सीवियर है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लागू होने वाली है, जाहिर सी बात है कि हम लोग की हमेशा से एक डिमांड रही है कि हमारे जो लॉज हैं उनका इंप्लीमेंटेशन बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना, उनको थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट तरीके से करना चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति गलत करता है उनको पनिश किया जा सके। अब ये डेटरेंस एक पॉइंट तक तो काम करेगा, है ना, क्योंकि जो डिमांड रही है बहुत बार ऐसा माना गया कि जो लोग करप्शन करते हैं उनको फांसी की सज़ा दे दो, कैपिटल पनिशमेंट दे दो, वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है, बट ये काम नहीं कर पाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए थे प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के, है ना, जैसे कि उन्होंने कहा था कि किस हद तक हम लोग ट्रायल्स को कर सकते हैं, किस हद तक हम लोग कन्विक्शन के ऊपर जा सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का अपना इंटरनल मैटर है। पहले तो हुआ करता कि कुछ कंक्लूसिव प्रूफ चाहिए थे, है ना, एंड ऐसा कोई प्रूफ चाहिए था जिसमें किसी का कोई डाउट रह ही ना जाए। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंप्लेनेंट के पास ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो ना सुप्रीम कोर्ट अब अपने विजडम से भी चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। उनको सुप्रीम कोर्ट को पता होता है कभी कभी क्या होता है ना, प्रोसिक्यूशन विटनेस को लेके आएगा तो सुप्रीम कोर्ट नोस कि यार पैसा खिलाया हुआ होगा, ये तो विटनेस जो है ये भी परचेज किया हुआ है, उनको बाद में पता चल जाता है। तो नाउ दिस टाइम दे आर गेटिंग मोर अलर्ट अबाउट दिस थिंग कि हम लोग करप्शन के मामले में वी विल स्टार्ट टू गिव पनिशमेंट। ऐसा पाया गया था कि बहुत बार ना पॉलिटिकल करप्शन की रेंजेस होती हैं। एक व्यक्ति जो रिश्वत वगैरह लेता हुआ पकड़ा जाता है, फिर या तो उसको ऑफर की जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि ऑफिशियल बोलता है कि सर हम क्या करें, हम तो रिश्वत लेना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, हमारे ऊपर हमारे सीनियर्स हैं, सीनियर के ऊपर मिनिस्टर भी हैं, वो डिमांड करते हैं कि कोई पैसा देगा तभी ये काम कराओ। अब सिटीजन्स के साथ ऐसा होता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स होते हैं कुछ काम को करवाने के, वो चीज़ें भी नहीं करवा पा रहे होते क्योंकि करप्शन होता है। जब तक पैसा ना दोगे तब तक नहीं होता। मेरे साथ पर्सनली ये चीज़ हो चुकी है। जब मैं अपना पासपोर्ट बनवा रहा था ना, तो मैं जिस ऑफिस में गया था उस पर्सन को मतलब वेरिफिकेशन हो जाता है, तो फाइनल जो पुलिस स्टेशन का वेरिफिकेशन होता है ना, उसमें मेरे को खुद जाकर साइन करना होता था। आई डोंट नो, काफ़ी टाइम मैंने तो बहुत पहले बनवा लेता है व्हेन आई वाज वेरी यंग, बट अब क्या स्टेटस है आई डोंट नो। तो उसमें जब मैं फाइनल सबमिशन कर रहा था ना वो पुलिस स्टेशन में जाकर के, तो जिस पर्सन को मैंने वो दिया था अपना पेपर वेरिफिकेशन का, उसने मुझे कहा था कि हाँ भाई कुछ तो करो। मैंने कहा अब मैं छोटा था उस टाइम पे, मैं तो बहुत यंग था, मतलब जस्ट आफ्टर स्कूल बनवा लिया मैंने पासपोर्ट। अब वो कहता कुछ तो करो, मैं समझा ही नहीं, बच्चा मैं क्या समझूंगा, मेरे साथ कोई बड़ा भी नहीं गया था क्योंकि पापा ने कहा था चले जाना कर लेना अपने आप। देन ही सेड अगेंस्ट दिस थिंग, और मैं कहा क्या मतलब कुछ तो दो ताकि काम आगे जल्दी हो जाएगा। तब सडनली मेरे दिमाग में घुमा, ओह ये तो रिश्वत मांग रहा है। मैंने अपना वॉलेट निकाला, उसमें 50 रुपये थे। मैंने कहा भैया घर जाने के रुपये हैं बस मेरे पास। अब मैं इतना छोटा था कि मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकता उस बात को, और उस बात को बहुत समय हो गया क्योंकि जस्ट आफ्टर स्कूल मैंने बनवा लिया था। बट नाउ आई रियलाइज़ कि ऐसा होता है, लोग छोटे छोटे जो काम होते हैं ना उनको भी करवाने के लिए लोग पैसा मांग लेते हैं। वो 100-50 रुपये मांगते रहते हैं बिकॉज उनके पास वो दिन में 100 लोग आएंगे, है ना, और अगर वो हर व्यक्ति 100 लोगों से अगर वो 100 रुपये भी मांगना स्टार्ट कर देंगे तो उनके पास तो अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। दिस करप्शन हैपन्स। और ये 100 में से 100 लोग भी ना भी देंगे ना, अगर 20 लोगों ने भी दे दिया तो उसका तो दिन का 2000 रुपये का हो गया ना काम। अगर 20 लोग उसको 100 रुपये पकड़ा के चले गए तो दिन में 2000 रुपये उसने यहाँ से कमा लिए, और महीने के अंदर ऐसे कम से कम तो 30 से 40 हज़ार रुपये तो ऐसे कमा लेता है वो। ये छोटी छोटी करप्शन जो होती है ना हमारे सिस्टम को ख़राब कर देती है। अब इन्हीं चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऐसे स्टेप्स लेना स्टार्ट करता है। हमारे कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, उनको जो पता चलता है कि हमारे जूनियर ऐसा कर रहे हैं, है ना, सिटीजन्स को परेशान कर रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते भी हैं। तो व्हेनेवर यू बिकम एन ऑफिसर डू मेक श्योर कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो ऐसे कुछ स्टेप्स ले तो नहीं रहे हैं। बिकॉज मैंने जब पर्सनली एक्सपीरियंस किया, अगर मैं इतना छोटा था कि मैंने अपने घर पे आके ये बात बताई भी नहीं क्योंकि मैं बहुत शौक में था। मैंने कहा 50 रुपये तो थे मेरे वॉलेट में घर जाने के, वही मेरे से मांग रहा था वो पर्सन। बट आफ्टर ईयर्स आई रियलाइज कि यार आई शुड हैव टेकन अ स्टेप ऑन दिस थिंग। उसकी कंप्लेन कर देनी चाहिए थी मुझे। मैं इतना छोटा था, आई वॉज जस्ट मैंने स्कूल पास किया था। अगर मैं सीनियर के ऑफिस में चला था ना, मेरी बात को सच भी मान लेते हो कि छोटा बच्चा झूठ क्या ही बोलेगा, बट इतनी अवेयरनेस नहीं थी ना। बट नाउ आई एम वेरी वेल अवेयर। अब कल को कोई मुझे कुछ इससे बोलेगा तो आई कैन टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप विद दिस थिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने बस ये बात कही है कि एविडेंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देन
ये बड़ा अच्छा एंडिंग पार्ट है। द लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मे नॉट डेटर पीपल फ्रॉम करप्शन, हाउएवर दैट इज नो रीजन फॉर अस टू गिव अप द फाइट। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उससे हमारे करप्शन बंद तो नहीं होगा, लेकिन उसका कारण ये भी नहीं कि हम लोग हार मान जाएंगे। सी दिस इज हाउ यू गिव अ ऑप्टिमिस्टिक ending to it. So it is there that we need enlightened opinion leaders who are not scared of taking on powerful elements in politics or in administration. अच्छी सी एंडिंग है, बहुत ही खूबसूरत सी। तो छोटा सा एडिटोरियल था, बट जिन्होंने लिखा है काफ़ी वेल रेपुटेशन वाले इंसान है, तो इनकी बात का ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। एक एडिटोरियल हमारे पास यहाँ पर ये, एंड हेयर विल बी टॉकिंग अबाउट हैज़ द ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज इन वायनाड। वायनाड इज़ इन केरला। तो केरला के अंदर रिसेंटली बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले थे। वहाँ पर एक हाथी है जिसको वो लोग शॉर्ट में PM2 बोलते हैं, पंडलूर मखना 2 करके। तो उसने काफ़ी सारे लोगों को परेशान किया था, वहाँ पर आसपास के लोगों को। एंड उसके अलावा भी बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर लेपर्ड्स एंड टाइगर्स भी आ जाते हैं। तो एलिफेंट ने इतनी तबाही मचाई थी कि उसको कैप्चर करना पड़ गया था। वहाँ के चीफ वार्डन ने एक ऑर्डर इशू किया था कि कैप्चर करो PM2 को और इसको फिर एक ट्रेंड एलिफेंट की तरह कन्वर्ट किया जाएगा। तो ऑफिशियल्स ऐसा कहते हैं कि 2 ऐसे रॉग एलिफेंट्स हैं इनको कैप्चर किया गया है और उसको कराल के अंदर टेम किया गया पिछले 10 सालों के अंदर। अब बैथरी और वायनाड जो कि केरला के रीजन है, यहाँ पर सडनली न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। केरला में भी अगर हम लोग देखेंगे ना, तो इन द नदर्न केरला ये न्यूज़ बैक टू बैक आए जा रही है, कभी हाथी, कभी टाइगर, कभी लेपर्ड्स वगैरह। तो ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है। तो हुआ ये कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने इनको लोकेट करने की कोशिश करते हैं, इनको पता चल जाता है, एंड देन दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है ये। तो ओनली सॉल्यूशन दैट वी कैन कम अप विद दिस कि हम लोग कैसे ह्यूमन वाइल्ड और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट कर पाएंगे। पहले तो रीज़न ही हो क्यों रहा है, हो ये रहा है क्योंकि ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो हम लोगों को रहने की जगह चाहिए। हम जब हमको रहने की जगह चाहिए तो देन वी स्टार्ट टू कंस्ट्रक्ट मोर प्लेसेस फॉर अस। एंड हैबिटेट का लॉस होता है जानवरों का, तो वो जानवर उनका जब रहने की जगह नहीं होती तो वो शहर की तरफ भागने लगते हैं जहाँ उनको जगह मिलती है। फ्रेगमेंटेशन हो रहा होता है, टुकड़ों में चीज़ें बांट जा रही होती है, फॉरेस्ट के डिवीजन होते रहते हैं, सिटीज़ में डिवीजन होते रहते हैं, क्रॉपिंग के पैटर्न्स चेंज हो रहे होते हैं। तो इज़ इट ए न्यू प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो ऐसी नहीं है, प्रॉब्लम बहुत पहले से चलती आ रही है। जानवर पहले भी आ जाया करते थे, लेकिन पहले इसके इंस्टांसेस कम थे। रिसेंटली ये इशू जो देखने को मिला है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। सडनली एकदम से देखने को मिला है कि यार खास करके केरला के इस रीजन के अंदर ये बहुत पाया गया है। देन व्हाट वी कैन डू ना, कि हम लोग इंट्रूजन जो होता है ना, ह्यूमन बींग्स किस तरीके से जानवरों के एरियाज में जाते हैं, उसको हम लोग बंद कर सकते हैं, है ना। वी कैन पुट अ बैन ऑन दिस थिंग और समथिंग लाइक दिस, लिमिटेशन लगा सकते हैं। एंड परमिशन के साथ जाना होगा, किस पर्पज़ के लिए आप जा रहे होते हैं। वी कैन टेक सर्टेन स्टेप्स। उसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए थे ना ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के, उनको बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं किया है। दैट हैज़ कम अप एज द बिगेस्ट इशू हेयर। तो कैसे क्रॉपिंग के पैटर्न, ऐसे जानवर जब आते हैं तो ये हाथी वगैरह जब आते हैं तो सारी फसल को ख़राब करके रख देते हैं। अब हाथी तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बड़ा होता है, तो फसल क्या हो, तो घरों को, झुग्गी झोपड़ियाँ होती है गाँव की, उनको भी तोड़ देता है, इंसानों को भी मार देते हैं। टाइगर वगैरह तो ऐसे होते हैं कि वो जो कैटल वगैरह होती है ना, गाय भैंस, इनको मार देते हैं। गायों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बकरियों के छोटे बच्चे होते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं जंगल में और खाते मस्त। अब उनको पता चल जाता है अच्छा इस एरिया में आओगे तो ये गाय भैंस बकरियाँ बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो उनको आदत पड़ जाती है। मतलब कहते हैं ना, शेर के मुँह अगर एक बार खून लग गया तो फिर वो रुकता नहीं है, वो वाली बात है। देन वे आउट यही हो सकता है, गवर्नमेंट और सोसाइटी को दोनों को मिलकर एक साथ काम करना होगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से लेना पड़ेगा, पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन आपको एग्जांपल में याद रखना है। अगर आपको ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक आएगा, GS3 में आएगा आपका, या फिर GS1 में आएगा कहीं ना कहीं, इंडियन सोसाइटी का इशू देखकर या फिर ज्योग्राफी का इशू देख करके कुछ आएगा, तो 1 या 3 में से एक में आ सकता है ये आपका। एंड GS4 में एथिक्स में केस स्टडी बन के आ सकती है आपकी ये। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके सामने ऐसा कोई इशू आता है, आप एक फॉरेस्ट ऑफिशियल हो, हाउ विल यू लुक इनटू इट। तो आप पहले तो जो भी पर्सन होगा, अगर किसी इंसान को कोई चोट वोट लगी तो उसको आप पहले इमीडिएटली जो भी नियरेस्ट हेल्थ सेंटर है वहाँ पर पहुँचाओगे। देन यू विल कॉन्टैक्ट द अदर चीफ वार्डन वगैरह, कौन सा जानवर था, उस जानवर को आप लोग पकड़ने की कोशिश करोगे, उसको उसके हैबिटेट तक पहुँचाओगे। फिर ह्यूमन बींग्स का जो बाउंड्रीज होती है वहाँ पर कुछ बाउंड्री सेटअप करोगे, लोग एक वार्निंग सिस्टम लगाने की कोशिश करोगे, सिटीजन्स को अवेयर करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड केस स्टडीज़ हम लोग जब पढ़ते रहेंगे, आप लोग मेरे साथ ही केस स्टडी ज़रूर कवर करना, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी एग्जामिनर की डिमांड क्या है स्टूडेंट के थ्रू। तो यही था वैसे इसमें, नथिंग मोर देन दिस, एंड इट्स वेरी यूजफुल। ये टॉपिक हम लोगों ने वैसे विजन की मैगजीन में आ चुका है, ये 2022 में एक जगह आया था, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, तो वहाँ पर पूरा डिटेल में कवर कर सकते हो। एक बड़ा ही शानदार एडिटोरियल है, ये हिंदू में नहीं था, ये इंडियन एक्सप्रेस में था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि मैं आप लोग से यहाँ भी शेयर कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ इसमें हिंदू का न्यूज़ प्रोवाइड करता हूँ, मैं इसमें आप लोगों को इंडियन एक्सप्रेस का कंटेंट भी प्रोवाइड कर देता हूँ, बट वो इतना मिक्स चलता है कि मैं एक एक न्यूज़ का बताता हुआ चलूँ कि ये हिंदू का है, ये इंडियन एक्सप्रेस का, इसमें टाइम वेस्ट होता है। बट आपको ये बता करूँगा स्टार्टिंग में कि हिंदू के अलावा इंडियन एक्सप्रेस का कंटेंट भी आता है। प्रॉस्पेरिटी थ्रू फिलैंथ्रोफी।
फिल मतलब जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है लव, काइंड ऑफ बॉन्ड, अट्रैक्शन, गुडनेस। एंथ्रोपी मतलब ह्यूमन बींग्स, मैन काइंड वाली चीज़। तो प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि। आप ह्यूमन काइंड के लिए अगर कुछ अच्छा करोगे तो उससे किस तरह की समृद्धि बढ़ेगी। तो टाइटल तो यही बताता है, आगे समझने की कोशिश करते हैं। बिलियनियर्स लाइक गौतम अदानी कैन हेल्प इंक्रीज फार्मर्स इनकम बाय फंडिंग द सोलर ट्रीज ऑन देयर फार्म्स। तो इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया के जो बिलियनियर हैं गौतम अदानी जी, अब ये आदमी मतलब गजब ही चीज़ है, आजकल छाया हुआ है वैसे ही इंडिया में, एशिया में, वर्ल्ड में। तो इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। टॉपिक में हम लोग बात करेंगे शेयर्ड पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ये कीवर्ड है, आप इसका ध्यान रखिएगा, इसे भूलिएगा मत। मैं कुछ कुछ आपको चीज़ें बताते हुए चलूँगा। हाईलाइट के अंदर कुछ अंडरलाइन है, कुछ कलर में है, कुछ ग्रीन में है, तो समझते हुए चलना। उसके बाद कुछ चीज़ें नोट डाउन करके रख लेना अलग से। शेयर्ड पीस, पीस मतलब शांति, अमन, ठीक है, उसको भी शेयर करना। जैसे मैं हूँ, मेरे पास अगर शांति आ चुकी है तो मैं उसे बांटना स्टार्ट करूँ। आई स्टार्ट टू मेक श्योर कि मेरे आसपास वाले लोग भी शांत रहे। सेम चीज़ प्रॉस्पेरिटी को लेकर भी है, समृद्धि भी। अगर मैं बहुत ज़्यादा सक्षम हो चुका हूँ, जीवन में समृद्ध हो चुका हूँ, तो अब मैं लोगों के, अपने आसपास वाले लोगों को समृद्ध करना शुरू कर दूँ। तो यही चीज़ है, पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर होने वाला है। अब होता क्या है ना, हमारी कंट्री के अंदर जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम होता है, हमारा जो लाइवलीहुड होता है, हमारी इकॉनमी जो होती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। हमारे सारे के सारे एफर्ट्स किस लिए होते हैं, हमारी इकॉनमिक ग्रोथ होती रहे, है ना, लोगों की प्रोस्पेरिटी पे काम चलता रहे। लेकिन जो हमारे जीडीपी की ग्रोथ के रेट्स होते हैं, जो हमारा एब्सोल्यूट साइज होता है, इवन जो हमारी पर कैपिटा इनकम होती है, वो हमारी प्रोस्पेरिटी ऑफ मासेस को कैप्चर नहीं कर पाती। ध्यान रहे, मासेस को। एक दो इंडिविजुअल्स, अब देखोगे आप जनरली कि बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं ना, अक्सर वो कम होते हैं, उनके पास मोस्टली हमारी जो इकोनॉमिक होल्ड होता है उनके पास होता है। एंड इट इज़ द पुअर पीपल हु आर मोर इन नंबर। ऑलमोस्ट 98% ऐसे हैं जो गरीब लोग हैं, 1% के आसपास लोग हैं, इनके पास होती है सारी की सारी जनरली पूरी प्रॉपर्टीज, मतलब पैसा ज़्यादा होता है। तो जो मोस्ट डेवलपिंग नेशंस होते हैं ना, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है। अमीर ज़्यादा अमीर होते रहते हैं, गरीब ज़्यादा गरीब होते रहते हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की जा रही है, डेवलप्ड की नहीं की जा रही है। तो साइमन कुजनेट्स हैं, उन्होंने बेसिकली बताया। अच्छा, ये जो आर्टिकल लिखा गया है अशोक गुलाटी जी के द्वारा लिखा गया है, एंड ही इज़ अ प्रोफेसर एट ICRIER, और इनके पर्सनल व्यूज़ हैं। बस थोड़ा थोड़ा आइडिया रखा करो, कुछ ऑथर्स वगैरह होते हैं काफ़ी सेंसिबल होते हैं, उनके नाम के बारे में पता होना चाहिए। और देखिएगा, अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगे तो आप इनका नाम भी कोट कर सकते हो। साइमन कुजनेट्स ने बताया था कि डेकेड्स पहले, दशकों पहले ऐसा हुआ करता था कि इकोनॉमी जो थी ना, जब वो ओपन हुई थी, ग्रोथ एक्सेलरेट करना स्टार्ट हुई थी, तो इससे पहले कि वो स्टेबलाइज होती और वो डिक्लाइन भी कर सकती है, तो कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं हमारी, उनको समझने की कोशिश करना है। अब कुछ लोग होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, इकोनॉमी जब चेंज होती है, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। और ये तभी जब होता है जब एक व्यक्ति बहुत हैवीली अपने स्किल में, एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, और कुछ नए मोड्स निकालता है डेवलपमेंट की। तो अगर हम लोग देखते हैं 2022 के अंदर इंडिया ने हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखाया था अमंग द G20 कंट्रीज़। अब G20 की प्रेजेंसी इंडिया के पास में, तो G20 का एग्जाम्पल हमको पता होना चाहिए। ऑलराइट, और ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया यही चीज़ अपनी 2023 में भी करने वाला है। 2023 में इंडिया अमंग द G20 कंट्रीज़ हाईएस्ट GDP ग्रोथ दिखाने वाला है। अब ये हमारे लिए जाहिर सी बात है, गर्व की बात है। और भारत के अंदर भी जब हम लोग ग्रोथ की, वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, तो एक नाम हमारे सामने निकल के आता है, वो है गौतम अदानी। आप लोगों ने इनका नाम बहुत सुना होगा, बहुत सारे एयरपोर्ट्स वगैरह को ये लोग ऑपरेट करते हैं, अदानी के पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो रिसेंट एक इंटरव्यू हुआ था रिसेंटली इंडिया टुडे के साथ, उन्होंने ये रिवील किया था कि जब इंडिया की लिबरलाइजेशन हुई थी ना, और 1991 के रिफॉर्म्स वगैरह आए थे, तो लिबरलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन जो था बेसिकली वो राजीव गांधी के टाइम के साथ उसकी मोमेंटम स्टार्ट हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि तब इनकी लाइफ में जो सारे के सारे ग्रोथ, बदलाव, ऑल दिस थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन। लिबरलाइज इकोनॉमी का बेनिफिट इन्होंने उठाना तब सीखा था। बट 2000 ईयर्स तक बहुत सारी एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिली है। इनकी जो नेट वर्थ है ना अभी राइट नाउ गौतम अदानी की, वो 125 बिलियन के आसपास जा चुकी है डॉलर में। अब आप 1 बिलियन 100 करोड़ होते हैं, उसके बाद उसको डॉलर से मल्टीप्लाई कर लो, उसको 125 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा कितना आंसर निकलता है। तो ये फोर्ब्स के लिस्ट के अंदर आए थे, एंड ही इज़ राइट नाउ एशिया का रिचेस्ट मैन है, एशियाज़ रिचेस्ट, एंड जो वर्ल्ड के अंदर ही इज़ ऑन थर्ड रिचेस्ट पर्सन है। फर्स्ट में आई थिंक जेफ बेजोस हैं, या फिर एलन मस्क में से कोई एक है, इस तरीके से हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग ना बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ के अंदर भी, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सपोर्ट है अदानी को, और अरे वो है ना राहुल गांधी का बड़ा पॉपुलर सा वो है ना एक डायलॉग, हम दो हमारे दो वाला, तो वो इनके लिए बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दो ये हो गए, और दो इनके हो गए अंबानी और अदानी। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, आपको कहीं पर इस्तेमाल नहीं करनी है, पर ये हम लोग एडिटोरियल इस न्यूज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, अदानी के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो बहुत सारे क्रिटिक्स कहते रहते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सपोर्ट से इनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें रिसेंटली देखने को मिली थी, जैसे राजस्थान के अंदर तो बीजेपी की गवर्नमेंट भी नहीं है, बट राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी कुछ प्लान्स बनाए थे कि 65,000 करोड़ के आसपास तक का कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह किया जाएगा मेगा सोलर पावर प्लांट का, और सीमेंट प्लांट वगैरह बनाया जाएगा, है ना। उसमें अदानी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। फिर तमिलनाडु के अंदर भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, ऑलराइट। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे पोर्ट्स को अपडेट किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ से पता चलता है कि नहीं, इट इज़ नॉट एट ऑल रियलिटी ये है कि जो टॉप बिजनेस हाउस होते हैं ना वो गवर्नमेंट के साथ कम करते हैं एज लॉन्ग एज इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे होते हैं। तो इसमें इट इज़ नॉट एट ऑल अबाउट कि नरेंद्र मोदी का कुछ है या कुछ है, कि एग्जाम्पल दे दी गए हैं। अब इंडिया में और भी बहुत सारे अदानी है, रिलायंस है, टाटा है, विप्रो है ना। ये सब वेल्थ क्रिएट करते हैं मिलियंस में और बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट करके देते हैं। अब रिलायंस के अंदर देखो तो कितने लाखों के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, उनके लिए जॉब्स भी तो प्रोवाइड किए ना अंबानी ने। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी को जाता है और सोसाइटी को बहुत कुछ रिटर्न भी करते हैं, CSR के थ्रू बहुत कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इनकी फाउंडेशंस होती हैं, इनके नाम पर इनके ट्रस्ट होते हैं। एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ साल पहले अजीम प्रेम जी ने प्लेज किया, उन्होंने एक मतलब प्रतिज्ञा ली थी कह सकते हो। उन्होंने कहा था कि अपनी हाफ वेल्थ जो है ना वो सोसाइटी के लिए वो दे देंगे वाया अजीम प्रेम जी फाउंडेशन। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करना होगा। तो ऐसा बहुत सारा हुआ है। एंड इसके अलावा फिलेंथ्रपी की लिस्ट के अंदर उन्होंने टॉप भी किया था 2020 के अंदर। और इसके अलावा कितने लोगों को इस बारे में पता है कि गौतम अदानी की जो फाउंडेशन है ना उन्होंने भी कमिटमेंट की कि 60,000 करोड़ के आसपास वो सोसाइटी को रिटर्न कर देंगे वाया बेटर हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़। तो ये उन्होंने कहा था कि मेरा बेस्ट गिफ्ट होगा ऑन द 60th बर्थडे। वाइल बहुत सारी चीज़ उनकी कमेंडेबल है, लेकिन उसके अलावा कुछ बहुत सारे इनके मॉडल्स भी होते हैं शेयर्ड प्रोस्पेरिटी के। एंड जैसे कि बात करते हैं गौतम अदानी ने कहा था कि 60,000 के करोड़ के आसपास सोसाइटी को रिटर्न करेंगे। अभी बहुत स्मॉल आइडिया है ना, इसके कारण बहुत सारे मिलियंस लोग प्रॉस्परस भी हो जाएंगे। तो अगर इस तरह की चीज़ों को हम लोग प्रायोरिटी के साथ देखना स्टार्ट करेंगे तब हम लोग शेयर्ड प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। दैट मीन्स पीपल हु आर क्रिएटिंग देयर वेल्थ, अजीम प्रेम जी हो गए, गौतम अदानी हो गए, टाटा की तरफ से होता रहता है, रिलायंस की तरफ से चलता रहता है। दीज थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। दीज आर द पीपल हु आर शेयरिंग द प्रोस्पेरिटी, अपनी समृद्धि को ही दूसरे लोगों के साथ बांट रहे हैं। दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। फिर इंडिया के अंदर हम लोग अगर बात करते हैं वर्किंग पॉपुलेशन की, तो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर मोस्टली लोग काम करते हैं। 46% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। इनका एजुकेशन लेवल बहुत लो है। इनका जो एवरेज साइज़ है मतलब लैंड होल्डिंग है वो भी बहुत कम है, 1 हेक्टेयर के आसपास एवरेज निकल के आता है। और पर मंथ की इनकी जो एवरेज हाउस होल्ड इनकम निकलती करंट प्राइस के साथ देखा जाए तो 20,000 निकल के आ रही है। और बहुत सारे मार्जिनल फार्मर्स भी हैं वो इनसे भी कम कमाते हैं। अब इन लोगों के पास ना ऑप्शंस नहीं होते ज़्यादा और अर्न करने की। तो यहाँ पर ये जो पीपल लाइक अदानी, अंबानी, प्रेम जी वगैरह ये सब कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं उसी को समझने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ इंडिया के अंदर अगर हम लोग ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं ना तो सबसे बड़ा प्लेयर प्राइवेट में कौन है, वो है अदानी। ऑलराइट, स्पेशली सोलर के मामले में। तो सोलर फार्म्स जो होते हैं ना ये आज के टाइम के अंदर ये ज़रूरत है हमारी बहुत बड़ी। अब हुआ क्या ना, तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार हमारे पास ना लैंड की कमी है इंडिया के अंदर। तो सोलर जब सेटअप लगता है पूरा तो कहाँ लगता है, वो ज़मीन के ऊपर लगेगा, लेकिन लैंड की तो कमी है ना। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब 1947 के बाद इंडिया के अंदर लैंड रिफॉर्म्स आए गए थे, लोगों के अंदर ज़मीन को बांटा गया था, तो कितनी प्रॉब्लम भी आई थी, गवर्नमेंट को बहुत सारा इशू फेस करना पड़ा था। अब हर फैमिली के अंदर नेक्स्ट जनरेशन आती है, उनके 2 बच्चे, फिर उनके 3 बच्चे, फिर उनमें डिवाइड होता चला जाता है, तो लैंड होल्डिंग का साइज़ भी कम हो गया है और लैंड अवेलेबल भी है। ऑल्टरनेटिव क्या निकल सकता है, तो उन्होंने कहा था कि सोलर को ना एक थर्ड क्रॉप निकाल लो फार्मर्स के फील्ड्स के लिए। कैसे बताएंगे, उन्होंने कहा कि आप सोलर पैनल्स को बनाओ, स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाओ कि जो, अब एग्जांपल दिखाता हूँ उन्होंने क्या कहना चाहा है यहाँ पर। जैसे हमारा खेत होता है ना पूरा का पूरा, फॉर एग्जांपल ये खेत है। अब खेत के अंदर फसल लगी होती है, ऑलराइट, ऐसे कुछ क्यारियाँ सी बनी होती है, वहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे पेड़ लगे होते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं आप एक काम क्यों नहीं करते, एक और ऑल्टरनेट निकालो। अब इस पे काम चल रहा है। देखो अदानी कितना आगे सोच रहे हैं। अदानी सेइंग कि मैं एक काम करूँगा, मैं इतना पैसा लगाऊंगा ना इन चीज़ों के अंदर। अब इस खेत के अंदर छोटे छोटे पौधे लगे हो ना, इनके ऊपर पैनल लगा दो 4-4 मीटर की हाइट के ऊपर। अब उस पैनल लगाने से क्या बेनिफिट होगा ना, पहले किसी ने सोचा नहीं था। पहले लोग सोच रहे थे कि सोलर पैनल लगाने के लिए हमको खाली ज़मीन चाहिए होगी। इस तरह की नहीं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और आइडियाज़ लेके आते हैं। उन्होंने कहा कि 4 मीटर की हाइट के ऊपर लगा दो। 4 मीटर की हाइट से क्या फ़ायदा होता है कि नीचे ना हवा भी अच्छे से निकल जाती है, और उसके अंदर से उन्होंने कहा कि इस तरीके से इसका डिज़ाइन ऐसा करो कि ऑलमोस्ट वो सारा की जो लाइट होती है ना वो पेनिट्रेट करके आराम से चली जाए। तो पावर जनरेट की जाएगी थ्रू आउट द ईयर, है ना। और वो जो किसान होगा वो सोलर
प्लांट से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ग्रिड में पास कर देगा, उसके पास पैसा भी आ जाएगा। तो फार्मर को ज़मीन का रेंट मिलेगा जिसने सोलर प्लांट लगाया उससे, और उसके अलावा जब वो पावर को जनरेशन होगा तो उसके प्रॉफिट में भी शेयर मिल जाएगा। अब ये आइडिया जो है ना, ये ट्राई किया जा रहा है नंबर ऑफ कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया। तो हमारा रिसर्च के ऊपर है ना, इसमें हुआ क्या था ना, रिसेंटली जस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द साइट ऑन द पायलट प्रोजेक्ट एक एंटरप्रेन्योर है सुरेंद्र आहूजा, उन्होंने ट्राई किया था ये आइडिया 4 एकड़ के ऊपर, और उन्होंने ऑफर किया था 1.2 लाख पर एकड़ पर ईयर। एक किसान को बोला था 1 एकड़ के मैं आपको 1.25 लाख रुपये दूंगा 1 साल के, ठीक है। वहाँ पर सोलर और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ दोनों हो सकती हैं। तो इंडिया में किया जाता है, तो केस स्टडीज़ बन गई ना आपकी। अब आप इस केस स्टडी को अगर आप नोट डाउन कर लोगे, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये कोई नोट डाउन नहीं करता। और इस चैनल के ऊपर अभी राइट नाउ व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं इतने, 200-300 व्यूज़ आ रहे होते हैं वीडियोज़ के ऊपर, लेकिन ये केस स्टडी किसी के पास नहीं होगी। मोस्टली लोग इसको इग्नोर करके चलेंगे, हाँ ठीक है मैगजीन में आ जाएगा वो लिख देंगे। बट इफ़ यू नोट डाउन दिस केस स्टडी ना, और आपके पास एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, सोलर का क्वेश्चन आ रहा है, और आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी का क्वेश्चन आ रहा है, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी का क्वेश्चन आ रहा है, यूज़ दिस केस स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बस यही था, उन्होंने कहा था कि इस तरीके से पैसा लगाओ। अब अदानी इन चीज़ों पर पैसा लगाने वाले हैं 65,000 करोड़ के आसपास, कि ऐसे सोलर प्लांट्स बनाए जाएंगे और उनको इस तरीके से लगाओ तो किसान के नीचे फसल भी हो रही होगी, ऊपर सोलर प्लांट भी लगा हुआ है, तो वो सोलर से भी बिजली से भी पैसा कमा रहा है, और इससे अब ये डबल कर सकता है फार्मर की इनकम को विद इन 6 मंथ्स। 2022 का टारगेट था ना इंडियन गवर्नमेंट का, डबलिंग फार्मर्स इनकम। 2022 तो चला गया, किसान की इनकम तो डबल नहीं हुई है। अब देखते हैं उसके ऊपर बजट में क्या बात की जाएगी, गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताते हैं उस चीज़ के बारे में, ऑपोजिशन सवाल तो पूछेगा। तो बस ये एक तरीका हो सकता है, यहाँ से ये तरीका हो रहा है ना, आप एक टाइम में 2 चीज़ सोर्स क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर अदानी का रोल आता है। दिस इज़ लाइक फिलेंथ्रोपी के अंदर प्रॉस्पेरिटी। अब इस तरह के टॉपिक्स आते हैं तो आपको बहुत अच्छी एंडिंग करने के लिए बड़ी अच्छी लाइन मिल गई है। ओनली देन द क्वेश्चन इज वेदर अदानी कैन स्केल इट इन अ मिलियन टाइम्स एंड क्रिएट अ रेवोल्यूशन विद फार्मर्स जनरेशन ऑफ सोलर पावर अलॉन्ग विद फूड क्रॉप्स। अब अदानी से यही माना जा रहा है कि क्या उस इंसान के पास इतना पैसा उसका इस्तेमाल करके वो इसे बड़े स्केल पर लेके जा सकता है। देन only then can the farmer become not only annadata but also the urjadata, giver of food as well as solar energy. This will be a true shared prosperity model. Such a wonderful ending. ये पूरा ही पैराग्राफ नोट डाउन कर लेना। ऐसे होती है एंडिंग्स, ब्यूटीफुल एंडिंग्स। और कीवर्ड मिल गया आपको कितना अच्छा, ऊर्जादाता है ना, अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता हो गया। ये वाला एडिटोरियल भी सुंदर था, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है आप लोगों को। ये तो अजीम प्रेम जी वाला नोट डाउन कर लेना, एक ये केस स्टडी नोट डाउन कर लेना, बड़े काम की चीज़ें हैं ये। एथिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। 2013 का हमारा पेपर चल रहा है। आज हम लोग केस स्टडीज़ करेंगे, कल भी हम लोगों ने केस स्टडीज़ की थी। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 किया था। आज हम लोग 11 और 12 जो 2 केस स्टडीज़ हैं उनको कवर करेंगे। इसके बाद हमारे 2013 के बस 2 केस स्टडीज़ और रह गए लास्ट, जो हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे 11 जनवरी को, एंड फिर हमारा 2013 का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम लोग चलेंगे 2014 की तरफ, पहले डेली 2-2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। और आप लोग कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जब ये मैं करवा रहा होता हूँ तो उनको साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, तो आपका डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा, आपके आंसर्स में वैल्यू एडिशन हो जाएगी। आपको एथिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता होंगी तो वो भी आपको पता चल जाएंगी, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप प्रीलिम से पहले प्रिपेयर करके साइड में रख सकते हो। एंड मैं हर बार बताता हूँ कि 2013 से लेकर के और 2022 तक के सारे भी जितने आपके एथिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सबके प्रॉपर आंसर राइटिंग एक शीट में, जो आंसर राइटिंग वाली शीट्स होती है ना, इस तरीके से ये जो प्रिपरेशन की शीट्स ही होती हैं, इन्हीं शीट्स में आंसर लिखा करो हमेशा, जिसके ऊपर ये मार्जिन्स वगैरह प्रॉपर होती हैं। कभी भी प्लेन A4 शीट में मत लिखा करो, वो ब्रेन की कंडीशनिंग ऐसे कर दो कि हाँ इन्हीं शीट्स के अंदर इतना ही एरिया में लिखना है। तो आज का हमारे जो 2 हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12, उनको स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। केस स्टडीज़ को थोड़ा सा टाइम लगता है और प्रेफरेंस ये देना अपने एग्जाम में कि पहले आप केस स्टडीज़ को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 11 में बात की थी कि शिवकाशी जो तमिलनाडु के अंदर है ना, वहाँ पर बहुत सारे क्लस्टर्स बनाए गए फायर क्रैकर्स के, पटाखे वगैरह के। तो लोकल इकॉनमी धीरे की इन्हीं तरीके पे चलती है, क्योंकि वहाँ की सारी इंडस्ट्रीज़ इस पर डिपेंडेंट हैं। इसके कारण उनकी बहुत ही कम टेंजिबल सी इकॉनमी डेवलपमेंट भी हो पाती है, और थोड़ा बहुत वहाँ पर जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो इंक्रीज़ भी हुआ है। फिर कुछ चाइल्ड लेबर के नॉर्म्स भी होते हैं, कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली 18 साल तक के बच्चे हज़ार्डियस इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया के अंदर ये 14 ईयर्स तक की एज तक का रखा गया। हम लोगों ने थोड़ी सी और सेफ्टी की मार्जिन दी है। फिर जो यूनिट्स होती है ना हमारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के अंदर फायर क्रैकर्स की, उनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि रजिस्टर्ड हैं या नॉन रजिस्टर्ड होती हैं। कोई भी टिपिकल यूनिट होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक टिपिकल यूनिट होती है उसको बोलते हैं हाउस होल्ड बेस्ड वर्क।
अभी जो हमारा कानून बनाया हुआ ना, उसमें बात की गई थी कि चाइल्ड लेबर के ना एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर होगा, रजिस्टर्ड या फिर नॉन रजिस्टर्ड नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हाउस होल्ड बेस्ड वर्क के बारे में कुछ नहीं किया हुआ। अब हाउस होल्ड में करते क्या है ना कि वो लोग ना पेरेंट्स और रिलेटिव्स के अंदर बच्चे काम कर रहे होते हैं अंडर में। तो बहुत बार ना ये छोटे बच्चों को लेकर के चाइल्ड लेबर के नॉर्म्स को इवेड करने के लिए ना बहुत सारे जो यूनिट्स के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो अपने हाउस होल्ड बेस्ड यानी कि अपने घरों के अंदर फैक्ट्रीज को लगा लेते हैं। अब जो लॉ होता है वो तो एक बाहर मतलब एक रजिस्टर्ड यूनिट के ऊपर ही लागू होगा, जब घर के अंदर वो चीज़ लग जाती है तो उसके ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो लोग इस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं एंड फिर वो बच्चों को ना बहुत कम कीमत के ऊपर इन घरों के अंदर लगाए लेते, मतलब इन घरों के अंदर एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं। तो आपके बारे में ऐसे कुछ बताया नहीं गया, यू सिंपली यू आर एन एस्पिरेंट और मे बी यू कुड बी एनीवन। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, आपने एक विजिट किया था एक यूनिट में जो कि शिवकाशी में है, तो जो उसका ऑनर था ना उस यूनिट का, वो आपको राउंड पे लेके जाता है एंड उस यूनिट के अंदर ना 10 से 15 बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है, 14 साल से नीचे की उम्र है। अब जो ऑनर है वो बताता है आपको कि इन हाउस होल्ड के अंदर जो चिल्ड्रन है वो उनके रिलेटिव हैं उस ऑनर के। आपने ये देखा कि जो सारे बच्चे ना, दिस चिल्ड्रन स्मर्क व्हेन द ऑनर टेल्स यू दिस। ये स्मर्क का मतलब होता है, मतलब वो आदमी, आप सिचुएशन को इमेजिन करो पढ़ते पढ़ते कि आप उस ऑनर के साथ गए हो, वो आपको अपने रूम घर के अंदर लेके गया, दिखा रहा है कि ये देखो हमारे यहाँ काम चल रहा है और ये सारे के सारे जो बच्चे हैं ये मेरे रिलेटिव्स हैं। तो सारे के सारे जो बच्चे होते हैं ना वो देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, आप उस हंसी को समझ जाते हो, उसी को स्मर्क बोलते हैं। फिर आपने थोड़ी सी डीप इंक्वायरी की तो आपको पता चला कि ये जो सारे के सारे बच्चे हैं ना, इनका कोई रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा नहीं। दूसरी बात, ये सारे के सारे इसके वो नहीं है, मतलब किसी भी संबंध में नहीं है। उसने कहा था मेरे रिलेटिव्स के बच्चे हैं, ये रिलेटिव्स नहीं है। अब उसने आपसे दो चीज़ें पूछी, ऊपर कहानी बता दी सारी की सारी केस स्टडी में, और आपसे 2 लाइन में सवाल पूछ लिया कि ब्रिंग आउट एंड डिस्कस करो क्या एथिकल इश्यूज़ हैं अबाउ केस के अंदर। ओके, तो एक चीज़ तुमको एथिकल इश्यूज़ बताने सारे। सेकंड, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन आफ्टर योर अबाउ विजिट। और देखो, इससे पहले कि हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें उसने हमको कुछ ऑप्शंस दे दिए थे। अगर आप लोगों को याद होगा, कल हम लोग जब कर रहे थे तो एग्जामिनर आपको 4-5 ऑप्शन दे रहा था, कल जो दोनों हमने केस स्टडीज़ की थी। आज वाले में उसने ऑप्शन नहीं दिए, उसने आपको बोला कि आप आइडेंटिफाई करो क्या एथिकल इश्यूज़ हैं इस एरिया के अंदर, और आप उसके बाद ये बताओ कि आपका इस पर रिएक्शन क्या होगा। ध्यान रहे, उसने वर्ड रिएक्शन किया है, रिस्पॉन्स नहीं यूज़ किया। देन विल स्टार्ट आवर केस स्टडी। हमारी केस स्टडी में हम लोग बात करेंगे, द फॉलोइंग केस डील्स विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर लॉ ओनली इन लेटर एंड नॉट इन स्पिरिट। फाइन, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दे दिया। तो ये डिपिक्ट करता है द प्लाइट ऑफ रैम्पेंट चाइल्ड लेबर्स इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयर्स हु आर प्रॉफिट ड्रिवन एंड डू नॉट केयर फॉर द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन। ओके, अब हमने कहा कि एक्टर्स इन्वॉल्व कौन कौन है, मी, चिल्ड्रन, फायर क्रैकर इंडस्ट्री, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एम्प्लॉयर्स। एथिकल इश्यूज़ क्या है, अब उसने यही हमसे पूछा था ना पहला, वो हमसे ये जानना चाह रहा था। तो हमने कहा कि लॉ इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड एज पर द इट्स स्पिरिट, ये एक एथिकल इशू है। चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड इन द हजार्डियस एक्टिविटीज़ अंडर द गार्ब ऑफ हाउस होल्ड बेस्ड यूनिट्स। होना कहाँ चाहिए था, होना चाहिए था या तो रजिस्टर्ड के अंदर या फिर नॉन रजिस्टर्ड के अंदर, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड के अंदर कर रहे हैं। तीसरा जो एथिकल इश्यूज़ है, द प्रैक्टिस सीम टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एज इट इज़ मेंशन्ड इन केस दैट सेवरल यूनिट्स डू सो। ओके फाइन। चिल्ड्रन स्मर्क शोज कल्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे और वो जो मालिक थे तो ये मिले हुए हैं, क्योंकि लोग लालच दे देते हैं ना कि भाई तुम मेरे यहाँ पे काम करना, और कोई अगर इंस्पेक्शन के लिए आएगा तो उनको मना कर देना, ठीक है, बताना मत किसी को भी। तो बस उनकी एक मिली भगत चल रही है। तो यहाँ पर बच्चों का जो फ्यूचर है उसमें उनकी हेल्थ, उनका एजुकेशन, ये सब कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ये भी एक एथिकल इशू है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रही है वो बेस्ड ऑन फायर क्रैकर्स वर्सेस सोशल वैल्यू। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो इग्नोर की जा रही हैं। तो ये सारे के सारे एथिकल इश्यूज़ थे जो हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए। अब उसने हमसे पूछा था कि आपका क्या रिएक्शन होगा, उसके अलावा और सारे कुछ पॉइंट समझते हैं। ये जो डायलेमास है ना, ये सब पॉइंट कर रहे हैं अबाउट द शिवकासीज फोकस ऑन द ग्रोथ रादर देन डेवलपमेंट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग होता है, ये आप लोग GS3 में कवर करते हो, जो आपकी इंडियन इकॉनमी है वहाँ पर आप सब करते हो कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। अब जो ग्रोथ का मॉडल है ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन फायर क्रैकर यूनिट्स हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर द चिल्ड्रन एंड हैंस सेम कैन नॉट बी अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल। छोटे टर्म के लिए आप कह सकते हो कि ठीक है यहाँ ग्रोथ हो रही है, काम चल रहा है, लोगों का इकोनॉमिक लाइवलीहुड मेंटेन्ड है, बट ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चीज़ नहीं है। ऑल्सो इन द लाइट ऑफ टुडेज फोकस ऑन एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन, उसमें भी ध्यान रखते हैं तो भी ये चीज़ हमारे लिए सेफ नहीं है। देन माई रिएक्शन आफ्टर विजिट। मैं आप लोगों को रिपीट करता ही रहूँगा जब तक ये पूरी टेस्ट सीरीज चलेगी, आई विल कीप रिपीटिंग। जो उसने सवाल में पूछा है ना, उन कीवर्ड्स को थोड़ा अच्छे से लिखो। उसने पूछा व्हाट विल बी योर रिएक्शन आफ्टर योर अबाउ विजिट, तो आप यही लाइन लिखो, माई रिएक्शन ऑन दिस।
आप ये मत बोलो कि माई सजेशन माई एडवाइस, उसने रिएक्शन वर्ड यूज़ किया, आप रिएक्शन वर्ड यूज़ करो। वो बोलता है कि ऑप्शन, तो आप ऑप्शन वर्ड यूज़ करो। कहता है सजेशन, तो आप सजेशन वर्ड यूज़ करो। एंड जब कोई भी सब हेडिंग देनी होती है तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कीप इट इन बोल्ड, कैपिटल लेटर्स एंड पुट इट इन अ बॉक्स। फिर I will persuade the unit honor regarding child labor laws and the fundamental rights of children mentioned in the constitution। ये मैं अपने स्टेप्स बता रहा हूँ, जो भी अब एज ए स्टूडेंट आपको सारे स्टेप्स बताने हैं कि मैं चाइल्ड लेबर लॉज के रिगार्डिंग उसको परsuade करूँगा, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर भी। Then I'll try to change his attitude regarding employing children under the garb of household unit and ask him to implement the law in letter and spirit। Okay, I will also talk to children, meet their parents and make an effective appeal so that the children's future is not destroyed। Fine, बच्चों के माँ बाप से मिलना। If need be, I will contact the nearest police station and report the matter। अगर ज़रूरत पड़ती है तो पहले तो कोशिश यही की जा रही है कि उनको परsuade कर देना, उनको बोल देना कि भाई ठीक है इस चीज़ को बंद करो, ये गलत है। अगर वो मान गए तो बहुत ही अच्छी बात है ना, क्यों बेमतलब में करना है, क्योंकि छोटे बच्चों की लाइफ का सवाल है। बट नहीं मानेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आई विल ऑल्सो कॉन्टैक्ट द पुलिस स्टेशन। फिर हेल्प ऑफ द चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशंस, NHRC जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, अच्छा इसी आएगा गलती से, NHRC है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और NGOs भी होती हैं जो इस तरह के चाइल्ड इश्यूज़ के ऊपर काम करती हैं, तो उनको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। देन अब देखो हमारे पास जो हम लोगों ने सारे स्टेप्स बताए थे ना, अब हमें उसको फ्लो चार्ट में भी प्रेजेंट करना है। परsuade द ऑनर, ट्राई टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ ऑनर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, एनहेंस करो सेल्फ एफिकेसी इन द स्टूडेंट, इशू इन वॉलंटरी, रिपोर्ट टू पुलिस एंड अदर मैकेनिज्म। इन सबको करने से क्या होगा, मोर एंड मोर पीपल विल जॉइन टू परsuade अदर सच ऑनर्स। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हो तो बाकी लोग आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे और इस तरह के बदलाव में आपका साथ देंगे। आई बिलीव इन गांधीजीज कोट, be the change you want to see and that even one person can affect the big changes। Need is to just create enough awareness among people with respect to the issue of involvement and self-efficacy। The mentioned response tries to achieve the same। बस सिंपल था ये वाली केस स्टडी इजी थी क्योंकि इसमें सजेशन दिए नहीं उसने सिंपल बातें पूछी, एथिकल डायलेमास क्या देख रहे हो, एथिकल इश्यूज़ क्या देख रहे हो वो बता दो, और इसके बाद अपना रिएक्शन बता दो। तो जो पूछा गया है वो बताते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है, You are heading a leading technical institute in the country। The institute is planning to convene an interview panel shortly। आपकी चेयरमैनशिप के अंडर और प्रोफेसर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। फाइन, तो इंटरव्यू से कुछ दिन पहले आपको एक कॉल आती है फ्रॉम द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ अ सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरी। सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरी के पर्सनल सेक्रेटरी की कॉल आती है जो कहना चाह रहा है कि उनका कोई क्लोज रिलेटिव है, उसको इस पोस्ट के ऊपर लगवा दो, और वो फेवर मांग रहा है आपसे। जो पर्सनल सेक्रेटरी आपको ये भी बताता है कि उसको मालूम है कि आपके इंस्टीट्यूट का एक अर्जेंट प्रपोजल आया हुआ है जहाँ पर आप लोगों को फंड की रिक्वायरमेंट है, तो और आप लोग उसकी फंक्शनरी अप्रूवल की डिमांड कर रहे हो। उस बंदे ने ये भी बोला कि आप मेरे इस रिश्तेदार को लगवा दो, बदले में मैं ये इंश्योर करूँगा कि आपके जो प्रपोजल्स हैं, आपको जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। ठीक है, ये सिचुएशन हमको दी गई है और आप कौन हो, आप एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट को हेड हो। अब आपसे सवाल किया गया है, व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। उसने आप ही से पूछ लिया कि आप अपने ऑप्शंस बता दो और इवेल्युएट करो अपने ऑप्शंस को एंड चूज़ करो द ऑप्शन विच यू वुड अडॉप्ट, और अपने रीजंस भी दे दो। ध्यान रहे कल की जो केस स्टडीज़ में एग्जामिनर ने आपको ऑप्शंस दिए थे, आज वो कह रहा है कि खुद ही बता दो भाई तुम्हारे पास कौन से ऑप्शंस है, फिर खुद इनको इवेल्युएट करने को भी बोल रहा है, फिर ये भी बोल रहा है कि चूज़ भी करो उसमें से बेस्ट, और कारण भी पूछ रहा है कि कौन सा चूज़ करोगे। ठीक है, तो 4 चीज़ें हो गई, ऑप्शंस बताओ, इवेल्युएशन करो, उसके बाद चूज़ करो बेस्ट वन, और मुझे कारण बताओ कि क्यों किया ये वाला। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। The case study deals with moral dilemma I would face as the head of technical institute, having to choose between the ideals of integrity, professionalism, and neutrality of appointments as opposed to the institute's modernization drive। क्योंकि आपको पैसा क्यों चाहिए था, आप अपने इसका इंस्टीट्यूशन का कुछ मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे। तो मुझे ये देखना पड़ेगा हमारा डायलेमा कहाँ पर होने वाला है, इंस्टीट्यूट के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, और उसके अलावा 3 क्वालिटीज़ हैं, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड न्यूट्रलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, यानी कि स्टेक होल्डर मतलब होता है हिस्सेदार, या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि एक्टर्स इन्वॉल्व। मी हु इज़ हेड ऑफ दिस टेक्निकल इंस्टीट्यूट, पर्सनल सेक्रेटरी और उसका रिलेटिव, सीनियर गवर्नमेंट की फंक्शनरी जिसके अंडर में वो पर्सनल सेक्रेटरी है, स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड द एप्लीकेंट्स फॉर दिस पोजीशन, जो इस इंटरव्यू के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है। कौन सी वैल्यूज़ की बात की जा रही है, देखो हम लोगों ने इससे पहले वाली जो केस स्टडीज़ में ना ये वाला ऑप्शन नहीं कंसिडर करते थे, बट आप ही कर सकते हो। राइट, ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको अपनी तरफ से अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। आप एग्जामिनर को कितना इंप्रेस करना चाहते हो, आप वैल्यूज़ की बात कर सकते हो, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी वैल्यूज़ इस पूरे केस स्टडीज़ में हम लोग कंसिडर करेंगे। एथिकल गाइडेंस भी आप मेंशन कर सकते हो, ये आपको हर जगह याद नहीं होगा,
बट जस्ट इन केस आपको जो भी याद आता चला जाए आप करते जाना। अब इमैनुअल कांट के बारे में आप लोग पढ़ते हो, उनकी जो थ्योरी है, तो यहाँ पर हम लोग कांट की जो डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली आप डिओन्टोलॉजिकल और टेलीलॉजिकल एथिक्स के बारे में पढ़ते हो, आप किसी को समझ में आएगी क्या है तो इसका मतलब आपने एथिक्स की बुक को खोल के नहीं देखा है। तो एथिक्स की बुक में ही आपको मिल जाएगा, किसी भी सोर्स से पढ़ लो, किसी भी वीडियो को देख लो, किसी भी PDF को देख लो, किसी बुक को देख लो, सब में कांट के बारे में ये डिओन्टोलॉजिकल और टेलीलॉजिकल एथिक्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। फिर तो यहाँ पर हम लोग एथिकल गाइडेंस लेंगे। कांट का जो डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स है, यूटिलिटेरियनिज्म और जो ह्यूमन राइट्स ऑफ इक्वालिटी, ये 3 हम लोग चीज़ों की गाइडेंस लेंगे। अब हमारे पास कौन से अवेलेबल ऑप्शन हैं उसको शुरुआत करते हैं। पहला, सिलेक्शन करवा दो उसके क्लोज रिलेटिव का। सेकंड, उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दो। अब हम दोनों ऑप्शंस के मेरिट और डीमेरिट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसने कहा ना हमको क्वेश्चन नहीं भूलना है, हमको हमें बिल्कुल क्वेश्चन से चिपक के चलना है एकदम। उसने कहा आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मैंने 2 ऑप्शन रख दिए अपने सामने। एक तो उसकी क्या कहते हैं, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो, वो कह रहा है अपॉइंटमेंट करवा दो तो हमारे कॉलेज का मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन मैंने दिया वो है रिजेक्ट कर दो उसके प्रपोजल को। ठीक है, देखते हैं। अब वो कह रहा है एवेल्यूशन करो, तो पहला वाला जो मेरा ऑप्शन है यानी कि उसके रिलेटिव का सिलेक्शन करवा दो, उसमें फ़ायदा क्या होगा, यूटिलिटेरियनिज्म डायरेक्ट करता है सिलेक्शन ऑफ द रिलेटिव टू एंश्योर दैट रिसोर्सेज फॉर मॉडर्नाइजेशन ड्राइव वुड बी ग्रांटेड। आप उसके रिश्तेदार का सिलेक्शन कराओगे, वो आपके फंड को अप्रूव करवा देगा। उसने श्योरिटी भी दी है, और आपके कॉलेज जो आप इंस्टीट्यूट को हेड कर रहे हो, लीड कर रहे हो, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए आपको फंड मिल जाएंगे। जो क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूट है वो इंप्रूव हो जाएगी, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर जो है उनको बेनिफिट मिलेगा इस मॉडर्नाइजेशन से, एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल भी हो जाओगे। आपने ये इंश्योर किया था कि आपको फंड मिल जाए और आपका इंस्टीट्यूट डेवलप हो जाएगा। ये फ़ायदे होंगे पहले ऑप्शन के। पहले ऑप्शन के नुकसान क्या होंगे, ये इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी के साथ खेल खेला जाएगा। अगर न्यूज़ लीक हो जाती है तो सिलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, है ना। वुड बी मलाइंड, मतलब उसके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। उसको मलाइन करने का मतलब भी होता है कि भला बुरा कहना, गंदा कर देना। एंड बेस्ट पीपल में नॉट अप्लाई लेटर, जो अच्छे लोगों को बाद में अप्लाई नहीं करेंगे, ये बोलेंगे कि अरे यार यहाँ तो सब कुछ ना कुछ मसाला चल रहा होता है अंदर, सब मिली भगत होती है, तो जैक चलता है लोगों का। पहले चलता था ना, इंडिया में बहुत होता था पहले, पता अब तो नहीं हो रहा, प्रोबेबली 15-20 साल पहले बहुत सुनने को मिलता था। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ना बड़े कॉन्टैक्ट चलते थे, और अब तो ये बिल्कुल ही ऑलमोस्ट बंद हो गया है। बहुत रेयर ही बहुत ही छोटे लेवल की ग्रेड के ऊपर कोई छोटा मोटा हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ ये बहुत क्लीन हो चुका है। पहले ही बहुत चलता था, तो बाद में लोग ऐसा अप्लाई वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि उनका परसेप्शन रहेगा कि यहाँ तो बायस सिलेक्शन का प्रोसेस है। फर्दर एक रॉन्ग प्रेसिडेंट हो जाएगा कि जो लोअर एथिकल के फ्रेमवर्क है इस इंस्टीट्यूट के अंदर वो ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, तो ये उसका डीमेरिट है। दूसरा मेरा ऑप्शन क्या था कि उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दो। अगर मैं उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता हूँ तो क्या मेरिट होगा, अब यहाँ पर हम लोग कांटियन जो कांट की जो मोरालिटी उसको यूज़ करेंगे, हमारी इंटेग्रिटी, हमारी प्रोफेशनलिज्म और हमारे एक ट्रस्ट जो है हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में, उसको हम लोग अपहोल्ड करेंगे। यानी जो इंस्टीट्यूट की जो क्वालिटी है वो हाई रहेगी क्योंकि सिर्फ कैपेबल प्रोफेसर ही इसमें अपॉइंट किए जाएंगे, कोई भी ऐसे रिकमेंडेड प्रोफेसर नहीं होगा। इसका नुकसान क्या होगा, जो पर्सनल सेक्रेटरी होगा ना वो डेलिबरेटली आपके फंड को डिले कर देगा एंड इंस्टीट्यूट की प्रोग्रेस रुक सकती है। ठीक है, हम लोगों ने सब दोनों ऑप्शन के मेरिट और डिमेरिट देख ली। उसने कहा था एग्जामिनर ने इवेल्युएट करना, तो हमने कर दिया। आगे एग्जामिनर ने क्या कहा था उस पर चलें एक बार ज़रा। ठीक है, इवेल्युएट कर दिया, अपना ऑप्शन चूज़ करने को बोला और उसके रीज़न मांगे हैं। ठीक है जी, वो भी करते हैं। तो having looked at the ethical perspectives of the two options available, it appears that abiding by the values of professionalism, integrity and neutrality are in the long term interest for the technical institute. ठीक है, तो हम लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुन लिया। फिर उसका फ्लो चार्ट, इंक्वायरी करो विद गवर्नमेंट फंक्शनरी और सेंसिटाइज करो जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं कि उनका इंस्टीट्यूशन का प्रोसेस क्या है, और फेयरनेस मेंटेन करो इंटरव्यू के प्रोसेस में। जो मोस्ट मेरिटोरियस पर्सन है उसी को सिलेक्शन करो। अगर जो रिलेटिव पर्सन है अगर वो भी मेरिटोरियस है, अगर वो काबिल है तो उसका बिल्कुल बेशक सिलेक्शन करो। उसको इसलिए मना नहीं कर देना कि क्योंकि आपकी तो रिकमेंडेशन आई थी। हाँ, अगर काबिल है तो उसको बिल्कुल सेलेक्ट करो। फिर CSR फंड्स के लिए अप्लाई कर लो, फिर कोई ऑल्टरनेट तरीका निकालो फंडिंग का। ओके, रीजंस जो डीमेरिट्स वगैरह थे उनको कैसे एड्रेस करेंगे। अब इस जो हमारे फंड्स वगैरह जो होंगे, अब हम लोगों ने ऑप्शन चूज़ किया तो कारण देना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पर ये चीज़ मिस हुई ना एग्जाम में, तो उसमें यहाँ पर जनरली यहाँ पर आना क्या चाहिए था, रीजंस फॉर ऑप्शन नंबर 2, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, टू एड्रेस द डीमेरिट्स। मतलब मैं भी कर रहा होता हूँ इतना हाथ पैर मार करके तो गलतियाँ हो जाती हैं, आप लोगों के लिए रिमाइंडर है ये। यहाँ पर क्या सब आनी चाहिए थी, रीजंस फॉर चूजिंग दिस ऑप्शन। तो यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरी, उनको टू नो इफ एट ऑल ही शी हैज़ मेड सच रिक्वेस्ट वाया द पर्सनल सेक्रेटरी। मतलब ये तो जो डीमेरिट्स था ना उसको एड्रेस करने की बात की जा रही है।
फिर जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उनको बताओ क्या आप किस तरीके से इस प्रोसेस में इंटरवीन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सिलेक्शन का प्रोसेस जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। फिर जो भी रेफर्ड कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट कर देना ओनली एंड ओनली इफ़ ही और शी इज़ मेरिटोरियस, ठीक है। हायर अथॉरिटीज़ को कॉन्टैक्ट करो फंड के अप्रूवल के लिए इन केस अगर इस ग्रांट में डिले होता है तो। Hence, institutional integrity and the personal morals hold higher ground and cannot be compromised. This solution tries to solve mentioned dilemmas in the holistic manner. अब वैसे यही है वो रीजंस, तो एक्चुअल में देखा जाए ना तो रीजंस वाला सेक्शन जो था ना वो यही था, क्योंकि एक तो हम लोगों को वैल्यूज अपहोल्ड करनी है। बट मैं आपको यहाँ एक तरीके से देखो, जब मैंने भी इसको पढ़ा, लिखने के बाद आप लोगों के लिए ढूंढ के कंटेंट लिखा फिर पढ़ा, तो अब समझ में आया ना, ये वाला पॉइंट मिस हो गया ना। ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। मतलब ये तो जब था जब मैं आराम से बैठ के आप लोगों के लिए ढूंढ के लिखा है, लेकिन जब आप एग्जाम में एक्चुअल में लिख रहे हो तो कितना कुछ एग्जाम की डिमांड को मिस करते होगे। सो दिस इज अगेन ए लर्निंग फॉर यू पीपल, टेक दिस एज ए लर्निंग। और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग लिखेंगे इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बहुत सारी गलतियाँ आती रहती हैं, मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूँ, इनको लिखते रहो एक पेपर के ऊपर कि ये गलतियाँ होती हैं, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सबसे गलतियाँ हो रही होती हैं। ठीक है जी, आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट देने के लिए। एंड लगे रहो, कोशिश करो। अब देखो जब ये 2013 का पूरा पेपर हो जाएगा ना, तो जिसने पूरे नोट कर लिए ना सारे के सारे आंसर्स, एक काम करो, अब इन पेपर को दोबारा पढ़ो, उसको साफ साफ लिखो और फिर सारे याद करो ढंग से। आप उन सिलेबस में मैच करो कि चीज़ कहाँ पर, तुमको समझ लो, और फिर सारे क्वेश्चंस को लेकर के ना पूरा पेपर सॉल्व करो। 3 घंटे के अंदर लिखने की कोशिश करो उसको। अपने आप आपका एथिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यू विल बी फुली रेडी टू appear for the exam. Tata, bye bye, take care.